हेलो सभी प्यारे। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी अच्छे होंगे मैं आशा करता हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले सामाजिक विज्ञान का सेकंड पार्ट। तो सामाजिक विज्ञान का दूसरा पार्ट रहेगा, उसका नाम रहेगा वन्य एवं वन्यजीव संसाधन। हम इसको बहुत ही बढ़िया डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और इस पार्ट के हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, कि क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसके, और वो भी आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे। आपकी परीक्षा जो कि आपकी 2025 में होगी परीक्षा, उसके अकॉर्डिंग ही हम इन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो आइए फिर चलते हैं क्वेश्चनों पर। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन बन जाता है हमारा, आरक्षित वन क्या है। आरक्षित वन क्या है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरक्षित वन की। तो देश में आधे से ज़्यादा, देश में आधे से अधिक वन, आधे से अधिक वन आरक्षित वन घोषित कर दिए गए। सरकार ने आधे से अधिक वन घोषित कर दिए गए। कैसे वन? आरक्षित वन घोषित कर दिए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, तो आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। तो इन वनों में क्या होता है, इन वनों में बिना किसी अफसर के आवाजाही, मतलब कि इन वनों में आना जाना प्रतिबंध रहता है। अगर आप जाना ही चाहते हो टूरिज्म के हिसाब से, तो आप किसी अफसर के माध्यम से उसकी परमिशन लेकर के जा सकते हो, लेकिन आपकी मर्जी के अनुसार इसमें नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे वनों को क्या कहेंगे हम? आरक्षित वन कहेंगे। अब आती है बात किसकी? रक्षित वन की। किसकी बात आती है? रक्षित वन की बात आती है। तो रक्षित वन किन किन राज्यों में फैले हुए हैं, तो सबसे पहले देखना है हमें बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में रक्षित वन का बड़ा अनुपात है। तो इन क्षेत्रों में क्या है? रक्षित वन अधिक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। तो देखो आप और देखते हैं अगला क्वेश्चन, मनुष्य जीवन रहने के लिए पारितंत्र का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे हम देखेंगे पारितंत्र से आप क्या समझते हो। पारितंत्र से आप क्या समझते हो, ये क्वेश्चन देखेंगे हम। तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, आप भी देख सकते हो। तो पारितंत्र क्या होता है समझ लेते हैं। भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण का मतलब ये है जो हमें प्रकृति से मिला है, उसमें रहने वाले सभी जीव सम्मिलित रूप से रहते हैं, उसे पारितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीव के सम्मिलित रूप को क्या कह देते हैं हम? पारिस्थितिक तंत्र कह देते हैं। और ये एक दूसरे पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। पेड़ पौधे आश्रित होते हैं मिट्टी पर, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों पर, और उसके बाद जीव जंतु आश्रित होते हैं पेड़ पौधों पर, जंगल पर। तो ऐसे स्थिति को क्या कह देते हैं हम? पेड़ पौधे और उसमें रहने वाले जीव के आपसी मेल जोल संबंध को क्या कह देते हैं? पारितंत्र कह देते हैं। अब यही बात एक और कर लेते हैं कि अभ्यारण्य किसे कहते हैं। अभ्यारण्य किसे कहते हैं? तो अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान के समान ही होते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान में थोड़ा सा प्रतिबंध ज़्यादा होता है, अभ्यारण्य में उतना प्रतिबंध नहीं होता है। ये वन्य प्राणियों को संरक्षित और प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक स्थल है। तो प्राकृतिक स्थल है, इसमें वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहते हैं और जो वनस्पति प्रजाति होती है वो भी सुरक्षित रहती है। यहाँ बिना अनुमति के शिकार करना मना है। आप अगर बिना अनुमति के शिकार करोगे तो आपका पे कार्रवाई हो सकती है, आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो आप बिना अनुमति के शिकार नहीं कर सकते और बिना अनुमति के अभ्यारण्य के अंदर भी नहीं जा सकते। तो इसको हम क्या कहेंगे? अभ्यारण्य कहेंगे। अब आते हैं हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर, केंद्रीय वन आयोग क्या है। केंद्रीय वन आयोग क्या है? तो केंद्र सरकार ने 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना कर दी थी। तो केंद्रीय वन आयोग की स्थापना कब की थी? 1965 में कर दी थी।
इसका कार्य आंकड़े व सूचनाएं एकत्रित करना है। भाई इसका सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय वन आयोग का एक ही है काम भैया, इसके आंकड़े कंप्लीट करना और सूचनाएं एकत्रित करना। तकनीकी सूचनाओं को प्रसारित करना, बाजारों का अध्ययन करना और वन विकास में लगी संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करना। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, केंद्रीय वन आयोग वन से रिलेटेड जितना भी मार्केटिंग वाला काम, संस्था वाला काम, या फिर अभ्यारण्य वाला अभ्यारण्य में कितने जीव जंतु है और उनकी गणना करना और उनको बनाए रखना, उनको संरक्षित रखना, सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय वन आयोग का क्या होता है, ये काम होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर आने के पहले हम थोड़ी सी पेज को इधर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है अगला, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाएं अर्थात टाइगर प्रोजेक्ट किस किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो आपको मैं बता दूं कि टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में आया। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो टाइगर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में है। तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़। अब आप सोच रहे होंगे कि ये राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट, तो इसको कैसे याद करें? तो एक काम करते इसको कहीं ना कहीं हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। तो देखो, तो मैं पहले एक बार पूरे पढ़ देता हूँ। राजस्थान में क्या कौन सा है? सरिस्का है। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? सुंदरवन है। और केरल में क्या है? पेरियार है। और असम में क्या है? मानस है। तो इन राष्ट्रीय उद्यानों को अर्थात टाइगर प्रोजेक्ट राष्ट्रीय उद्यानों को, जिस राष्ट्रीय उद्यानों में टाइगर प्रोजेक्ट योजना चलाई गई है, तो ये जो हम इम्पोर्टेंट आपकी क्लास के हिसाब से हम देखने वाले। तो उत्तराखंड में क्या है? जिम कॉर्बेट है। क्या है? जिम कॉर्बेट। तो इसमें जिम नहीं लिखा लेकिन कॉर्बेट तो लिखा है। तो आप देखो, आप कोई सा भी अगर मान के चलते हैं उत्तर लिखते हो, क्या लिखते हो? आप नहीं लिखते हो, लेकिन जो भी लेन देन वाला, दुकान लेन देन वाला, या फिर मंडी वाला, या फिर जो कोई लिखा पढ़ी करने वाला, अपने नीचे एक पेज के नीचे क्या रखता है? कार्बन रखता है। क्या रखता है? कार्बन। क्या लिखने के लिए? उत्तर लिखने के लिए। तो उत्तर लिखने के लिए क्या रखता है? कार्बन। तो उत्तर कार्बन, ठीक है ना। उत्तराखंड क्या हो गया? कार्बन हो गया, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में क्या है? बांधवगढ़ है। मध्य प्रदेश में क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। तो मध्य जो प्रदेश है ना, वो बंधा हुआ है चारों तरफ से, भूमि से क्या है? चारों तरफ से बंधा हुआ है। तो मध्य प्रदेश ना तो किसी देश से लगता है इसकी सीमा, ना ही किसी सागर से लगती है इसकी सीमा। तो इसलिए मध्य प्रदेश क्या है? बंधा हुआ चारों तरफ से भूमि से। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया। राजस्थान में है तो क्या है? यहाँ पर सरिस्का है। क्या है? सरिस्का। तो आप मुझे बताओ राज, तो ध्यान रखना बात। तो राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान हम बोलते हैं ना, कोई राज्य में प्रथम स्थान पर आता है, पढ़ाई में प्रथम स्थान पर आता है। तो वो स्कूल में जाता है तो स्कूल के सर पूछते हैं, सर वो पूछते हैं कि प्रथम स्थान किनका है, राज्य में प्रथम स्थान किसका है? तो कोई लड़का बोलता है बीच में से उठ के, सर इसका है, सर इसका है। समझ रहे हो ना? राज्य में प्रथम स्थान किसका है? तो बगल वाला व्यक्ति बोलता है सर इसका है, सर इसका। तो सर इसका हो गया ना। पर राजस्थान में प्रथम स्थान किसका है? तो बगल वाला बोलेगा सर इसका है। तो सर इसका राष्ट्रीय उद्यान हो गया, राजस्थान हो गया। अब पश्चिम बंगाल में कर लेते हैं सुंदरवन। तो पश्चिम जो बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल जो किससे लगा हुआ है? ये लगा हुआ है बंगाल की खाड़ी से, अर्थात किससे? सागर से लगा हुआ है। क्या लगा है? सागर से लगा हुआ है। तो अर्थात हम बात कर लेंगे तो ये इसकी क्या है? खूबसूरती अच्छी है। तो पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल क्या है? सुंदर है। और उसके वन का कैसे हैं? सुंदर वन। तो सुंदर वन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो केरल में क्या है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे कि करेला क्या लगता है? कड़ा लगता है। करेला क्या लगता है? कड़ा। हम बोलेंगे यार करेले की सब्जी नहीं खा पाते हैं यार, कड़ा लगता है। हम दूसरा दोस्त, पर यार इसका जो है ना, जो इसके जो फायदे भी तो बहुत ज़्यादा हैं।
तो करेला कड़ा लगता है। दूसरा व्यक्ति बोलता है पर यार फायदे भी तो ज़्यादा है, पर यार बोलता है ना, पर यार इसके फायदे भी तो है कि करेला कैसा लगता है, कड़ा। लेकिन दूसरा व्यक्ति बोलता है पर यार फायदा भी तो ज़्यादा है, पर यार का मतलब क्या होगा, पेरियार, करेला कड़ा। तो असम, असम क्या है, मानस बाघ रिजर्व। तो असम, देखो आप मुझे बताओ, सभी मानव हैं हम पूरे आल वर्ल्ड में, सभी मानव कैसे हैं, समान नहीं है कोई भी, सभी असमान है, असम हो, सभी क्या है, असम है, मतलब कि असमान। कौन, मानस, मतलब कि मानव। तो असम है सभी मानव, मानव से, मानव को क्या बोलते हैं, मानस, क्या बोल देंगे, मानस। तो मानस क्या होगा, सभी असम है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हमने ये कंप्लीट कर लिए। तो एक क्वेश्चन और देखेंगे हम, एक क्वेश्चन और देखेंगे यहाँ पर कि भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत में वनों को 3 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन हमने अभी देख लिए, रक्षित वन भी देख लिए, अवर्गीकृत वन को और देख लेते हैं, अवर्गीकृत वन को और देख लेते हैं। तो देखो, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, या तो सरकार के होते हैं या व्यक्ति के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। भाई देखो, आरक्षित वन, रक्षित वन, ये दोनों तो सरकार के अंडर में होते ही होते हैं, लेकिन अवर्गीकृत वन वो होते हैं जो सरकार के अंडर में होते हैं, जो कि बंजर भूमि होती है। जैसे कि आपने देखा होंगे बल्ली वगैरह हो गई, पर्वत वगैरह हो गए, तो ये क्या है, अवर्गीकृत वन है, बंजर भूमि है। और व्यक्ति का भी उस पर स्वामित्व होता है कुछ कुछ जगह पर, और कुछ कुछ जगह पर सरकार का होता है। इन दोनों को मिलाकर के क्या बोल देते हैं हम, अवर्गीकृत वन बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो एक क्वेश्चन और देखना है हमें, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है, या वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताइए। तो वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। वनों के साथ साथ वन्य जीव भी मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। अब ऐसा क्यों, मैं थोड़ा सा 1-2 लाइन पढ़ने के बाद में बताऊंगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। वन्य जीवों में से मांस, खाल, हाथी दांत आदि प्राप्त होते हैं। वन के साथ साथ मानव ने वन्य प्राणियों का भी बेदर्दी से विनाश किया है। इसमें वन्य जीवों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। जैसे कि बाघ, सिंह, हाथी, गैंडे आदि की संख्या में निरंतर क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है, कमी आती जा रही है। आने वाले कुछ ही वर्षों में वन्य प्राणियों की कुछ प्रजातियां पूर्णतः लुप्त हो जाने के खतरे में आ चुकी है। तो इस प्राकृतिक धरोहर को भावी पीढ़ियों तक, आने वाली जो पीढ़ियां है ना, जो का त्यों पहुँचाने के लिए प्रत्येक नागरिक का धर्म कर्तव्य है कि इन जीव जंतुओं को बचाया जाए। अब मैं बात करता हूं आपसे कि इन जीव जंतुओं को बचाने की क्यों आवश्यकता है। देखो, आपने देखे होंगे बाघ, शेर, लोयन वगैरह, यहाँ पे इनकी संख्या क्या हो गई, कम हो गई। अब इनकी संख्या कम होने से आप देख रहे होंगे कि सुअर किसानों को बहुत परेशान करते हैं, हिरण भी किसानों को बहुत परेशान करते हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा, संख्या इनकी बढ़ गई है, क्योंकि शेर, बाघ ये नहीं है जंगल में। अगर ये होते तो वो इनका शिकार करते, तो इनकी संख्या भी नियंत्रित रहती। तो इस प्रकार से क्या है कि ये एक ये फूड श्रृंखला है, अर्थात खाद्य श्रृंखला है, इसको नष्ट नहीं करना है। इसीलिए कहते हैं, ये पर्यावरणविदों ने इसीलिए कहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, खाद्य श्रृंखला बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो इस कारण से हमें जीव जंतुओं को, ये प्रजातियों को बचाकर रखना है, ताकि आगे वाली पीढ़ी को हम ज्यों का त्यों दे सकें। अब इनको संरक्षित कैसे कर सकते हैं, इनके उपाय देख लेते हैं। तो सबसे पहला है वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों के बिना हानि पहुंचाए नियंत्रित करना है। ये जो वन्य जीवों के जो प्राकृतिक आवास है, जैसे कि जंगल है, उनको है ना हमें बिना किसी हानि पहुंचाए नियंत्रित करना है। तो वन्य जीव जो वन है ना, उनके आवास उनका वन ही है, और वन हम नहीं काटेंगे तो अपने आप ही इनकी क्या हो जाएगी, संरक्षण हो जाएगा। और वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। तो वन्य जीवों पर जो शिकार होते हैं, जैसे कि सुअर पर, हिरण पर, बाघों पर, तो इन पे क्या लगाया जाए, पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए।
वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना की जाए ताकि सरकार की बिना परमिशन से कोई अंदर प्रवेश ना करे। लुप्त हो रहे जीवों का पुनर्स्थापन किया जाए। राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य की स्थापना की जाए, जैसे कि हमारे एशियाई शेर है पालपुर कूनो में, मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है श्योपुर में पालपुर कूनो, तो उसमें एशियाई शेरों को यहाँ पर पुनर्स्थापित किया गया था। तो जहाँ पर उनके लिए वातावरण ठीक नहीं है तो उस वातावरण से उठाकर पुनर्स्थापन किया जाए ताकि उनको संरक्षित किया जाए। तो ये हमें उपाय हैं जो कि हम वन्य जीवों को बचा सकते हैं।